जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरवा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग कैग कहते हैं, हालिया रिपोर्ट में झारखंड में लघु खनिजों के पट्टा स्वीकृति और प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं उजागर की है। आज हम इस अनियमितता से झारखंड को और आदिवासियों को हुए नुकसान का विश्लेषण करेंगे। माइनिंग के संबंध में जो भी प्रक्रियाएं होती है, किस तरह क्रोनी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, उसे भी समझते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इन सब प्रक्रियाओं में आदिवासी ना लूटने वालों में शामिल है और ना लाभार्थी है। रिपोर्ट कह रही है कि खनन पट्टा की स्वीकृति में नियमों की घोर अवहेलना हुई है। खनन पट्टे झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल 2004 के नियम 93 से 98 का पालन किए बिना ही दिए गए हैं। मतलब नियम 93 से 98 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक कानूनी रूप से योग्य है, उस पर कोई सरकारी बकाया नहीं है, उसे भूमि पर कानूनी अधिकार है और पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए वह जिम्मेदार है। वास्तव में इन नियमों की अवहेलना करना खनन पट्टा देने की प्रक्रिया को अवैध और पक्षतापूर्ण बना देता है। कई आवेदकों ने जो 2 शपथ पत्र मांगा गया था, उसके लिए सिर्फ एक अधूरा शपथ पत्र भी स्वीकार किया गया। इस तरह की अनियमितता कैग की रिपोर्ट में सामने आ रही है। रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जगह केवल एक घोषणा पत्र लिया गया, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी पाया गया कि खनन पट्टे उन लोगों को भी दिए गए जो खनन की स्वीकृति प्रक्रिया से सीधे जुड़े हुए थे। मतलब आवेदन भी वही दे रहे थे और स्वीकृति भी वही लोग दे रहे थे। यह तो भ्रष्टाचार की सीधी कड़ी कह सकते हैं, हो रही है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में विभागीय कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने कहा कि नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच किए गए इस ऑडिट में स्थल निरीक्षण भी शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार खनिज परिवहन, खनन पट्टा स्वीकृति, बालू घाट संचालन और नीलामी प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनसे राज्य को राजस्व हानि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 28 मार्च 2023 तक खान विभाग में खनिजों के परिवहन के लिए कुल 72,449 वाहन पंजीकृत थे, पर किसी वाहन में जीपीएस, रेडियो फ्रीक्वेंसी अथवा अन्य कोई वाहन ट्रैकिंग सिस्टम नहीं लगा था। जबकि खनिजों के परिवहन के लिए वाहनों में AIS 140 मानक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य है। अभी तक देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यह लागू हो चुका है। यह कदम अवैध खनन और बिना चालान की ढुलाई को रोकने के लिए उठाया गया है और झारखंड इस मामले में भी फिसड्डी साबित हो रहा है। वाहनों की अनधिकृत गतिविधियों, अपंजीकृत वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन करने का पता लगाने के लिए विभाग केवल परमिट एवं चालान प्रणाली के भरोसे था। इसका सीधा मतलब है कि इस प्रणाली के लाभार्थी राज्य के राजनीतिक पार्टी के लोग ही रहे हैं। इसे ही हम लोग लूट कहते हैं। महालेखाकार ने अपने ऑडिट में जब वाहनों की जांच की तो पाया कि 85% मामलों में जीपीएस पोर्टल के माध्यम से निर्गत चालान ही उपलब्ध नहीं थे। लघु खनिजों के परिवहन में 4,949 ट्रिप किए गए थे, जिसमें केवल 720 वाहनों का ही नंबर मैच कर रहा था। 614 ट्रिप में नंबर मैच नहीं कर रहा था। आप कह सकते हैं चारा घोटाला यहाँ भी चल रहा था। हो सकता है जो सब नंबर थे स्कूटी और मोटरसाइकिल के भी हों। 2,615 मामले में तो गाड़ी का नंबर ही नहीं था। राज्य के सभी जिलों में खनन पट्टों की स्वीकृति, भूमि उपयोग का सत्यापन, नवीनीकरण और खनन योजनाओं की स्वीकृति और निगरानी में व्यापक स्तर पर कमियां पाई गई। कई मामलों में तो विभाग द्वारा गलत आकलन और अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर पट्टा आवंटित कर दिया। आप समझ सकते हैं कि किन लोगों को ये लोग बिना कागज के ही पट्टा आवंटित कर रहे थे। सीधी सी बात है, झारखंड सरकार, जिसे अबुआ सरकार के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, वह दिकुओं को अवैध पट्टे बांट रही है और आपको मैया सम्मान योजना देकर खुश करने में लगी हुई है। गजब का पैटर्न है सरकार चलाने का। बिहार में तो चुनाव के बीच महिलाओं को भाजपा और जेडीयू ने 10,000 रुपये चुनाव आयोग की अनुमति से बांट दी, जबकि गैर भाजपा राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश में 2024 के समय कई योजनाओं पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। तेलंगाना में 2018-2023 में राइतु बंधु योजना के भुगतान पर अंतरिम रोक चुनाव आयोग ने लगा दिया था, जबकि योजना काफ़ी पहले से चल रही थी। उड़ीसा में भी 2019 में कालिया योजना, उसको भी चुनाव के समय निलंबित कर दिया था।
तमिलनाडु में बिजली बिल, मुफ्त टीबी वितरण योजना इत्यादि को चुनाव के दौरान रोका गया था। तो इस समय झारखंड की अब सरकार भी दिकुओं को झारखंड की संपत्ति बांटने में लगी हुई है, जिसे कैग ने पकड़ी है। एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कई स्थानों पर आवश्यक भौतिक सत्यापन किए बिना ही खनन की अनुमति दे दी गई। मतलब अपने खास आदमी का एप्लीकेशन आया है तो बिना सत्यापन के ही खनन पट्टा आवंटित कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि झारखंड की राजस्व और पर्यावरण दोनों पर प्रभाव पड़ा। मतलब झारखंड को जो रॉयल्टी मिल सकती थी वह भी नहीं मिली। दिकुओं के मार्फत सत्ताधारी लोग लूटे और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के हिस्से प्रदूषण मिला। कैग के कहने का यही मतलब है। महालेखाकार द्वारा धनबाद, पाकुड़, साहिबगंज, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम में नमूनों की जांच की गई थी। महालेखाकार ने 3 जिलों में धनबाद, पाकुड़ और सिमडेगा में बालू के भीतर डीएसआर में काफ़ी अंतर पाया, जबकि पिछले सर्वे के मुताबिक बालू खनन का एरिया 129 एकड़ से बढ़कर 171 एकड़ हो गया और बालू का उठाव 51 लाख टन से घटकर 14 लाख टन ही हो गया। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि खनन तो 51 लाख टन से ज़्यादा हुआ, लेकिन कागज में उन्होंने 14 लाख टन ही दिखाया। 14 लाख टन से जो भी ज़्यादा उत्खनन हुआ वह सब नेताओं और नौकरशाहों की जेबों में चला गया और आपके हाथ में ये न्यूज़ आई, जिसे देखकर कुछ असर नहीं होगा, हम लोग आदी हो गए हैं यह सब खबरें पढ़ने देखने के लिए। कैग ने यह भी कहा कि खनन पट्टा स्वीकृति के दौरान विभाग ने भूमि की प्रकृति, वन क्षेत्र की स्थिति और अन्य कानूनी मापदंडों का सही प्रकार से सत्यापन ही नहीं किया। बताइए, हम लोग तो विभाग को समझते हैं कि कानूनों का पालन करवाती है, लेकिन जब मामला आदिवासी अधिकारों का होता है तब कानून को अक्सर देखा और पढ़ा भी जाता है। कुछ मामलों में गैर वन भूमि को वन भूमि बताकर पट्टा स्वीकृति किया गया, जबकि कई प्रकरण में उत्खनन क्षेत्र को वास्तविक क्षेत्र से कम दर्शाया गया। इससे न सिर्फ अनुमोदन प्रक्रिया प्रभावित हुई बल्कि बाद में राजस्व वसूली भी कम हुई। ये लोग 1 एकड़ के लिए पट्टा स्वीकृति का आवेदन देते हैं और उत्खनन करते हैं 5 एकड़ में। ऐसे ही लूट हो रही है झारखंड में। पत्थर खदानों पर 2005.21 लाख की पेनल्टी नहीं लगाई गई। साहिबगंज डीसी ने अपने अधिकार से अधिक क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत किया था, जबकि अधिकतम सीमा 3 हेक्टेयर ही थी। चतरा और पलामू में सीओ के प्रतिवेदन के आधार पर 8 पट्टे दिए गए, जो कि वन भूमि की श्रेणी में आती थी। वही 2 जिलों में 2017 से 23 के दौरान 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 276.99 एकड़ के खनिज क्षेत्र में खनन कार्य किया ही नहीं गया। यह तो कागज में दिखाया गया, बल्कि खनन तो हुआ लेकिन दिखाया ही नहीं गया। फरवरी 2009 से मार्च 2022 के दौरान स्वीकृत किए गए पट्टों में 74 की जांच की गई। 64 मामलों में देखा गया कि माइंस प्लान के बिना या अन्य कई दस्तावेज की उपलब्धता के बिना ही पट्टा स्वीकृत किए गए। कई जगहों पर देखा गया कि एक ही दिन में माइंस प्लान दिया गया और उसी दिन स्वीकृत भी हो गया। 34.96 एकड़ खनन योग्य भंडार का अनियमित लेखांकन हुआ तो बीआईटी सिंदरी में भी जब मैप की जांच की गई तो पाया गया कि 93.53 लाख घन मीटर की रिपोर्टिंग कम की गई, जिस कारण से 292.75 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ा। यह तो हुआ जो अवैध खनन हो रहा था या प्रयास हुआ, लेकिन भूमि स्वामित्व निर्धारण से संबंधित भी कई मामले सामने आए। कई मामलों में खनन क्षेत्र के स्वामित्व स्थिति स्पष्ट ही नहीं थी, फिर भी पट्टे जारी कर दिए गए। विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पट्टा जारी करने से पहले स्वामित्व, सीमा निर्धारण और भूमि उपयोग की स्पष्टता अनिवार्य है, लेकिन 47 मामलों में यह प्रक्रिया पूरी ही नहीं की गई। इससे अवैध उत्खनन, सीमा अतिक्रमण और राजस्व हानि की स्थिति बनी। अक्टूबर 2019 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान 30 मामलों में डीएमएफटी की राशि में कुल 7.53 करोड़ का कम आकलन किया गया। 2022 के बीच 15 मामलों में 2.23 करोड़ लगान की वसूली ही नहीं की गई। आप इसे लगान वसूली नहीं हुई ना कहकर उस समय का लगान नेताओं और नौकरशाहों को चला गया, ऐसा कह सकते हैं। अप्रैल 2014 से जुलाई 2023 के बीच 4 जिलों में 26 पट्टेदारियों ने निर्धारित सीमा से अधिक 33.21 लाख घन मीटर अधिक खनन किया। इन पर 205.21 करोड़ की पेनल्टी बनती थी, जो नहीं लिया गया। इसका मतलब वह पैसा भी नेताओं और नौकरशाहों की जेब में गया। रिपोर्ट कहती है कि खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति और अनुपालन की भारी कमी देखी गई। पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन के बाद जमीन को समतल करने की योजना,
जल संरक्षण और पुनर्वास कार्यों में भी कई अनियमितताएं उजागर हुई। 63 पट्टों में से 61 में जिन्हें पर्यावरणीय उपाय लागू करने थे, जहां खनन की हुई जमीन को पुनः समतल करने से संबंधित काम थे, विभाग के पास सटीक पर्यवेक्षण प्रणाली नहीं होने से खनन के दुष्प्रभाव बढ़ते रहे। चयनित जिले में 63 पट्टों में से 61 में प्रस्तावित 74,676 पेड़ लगाने थे, जबकि उसके विरुद्ध केवल 2,225 पेड़ ही लगाए गए। 63 में से 12 ने माइंस क्लोजर प्लान जमा किया था, जबकि पट्टे की अवधि समाप्त हो गई थी। पर्यावरण स्वीकृति की सीमा से अधिक 2022 से 2024 के दौरान 6.35 लाख घन मीटर पत्थर, जिसका मूल्य 19.68 करोड़ है, का अवैध उत्खनन हुआ। ऐसे 8 केस पाकुड़ में मिले। इतना ही नहीं, पत्थर के उपयोग को भी बदलकर पैसा कमाया गया। जैसे पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में 27 लघु खनिज पट्टाधारकों ने 48.1 लाख घन फुट पत्थर के बोल्डर भेजे, लेकिन उसका उपयोग स्टोन चिप्स में हुआ। इस कारण से रॉयल्टी की दर 132 रुपये प्रति क्यूबिक से बढ़कर 250 रुपये प्रति क्यूबिक होना चाहिए था, जिससे 1.61 करोड़ की रॉयल्टी कम हुई। उसी तरह गुमला में बॉक्साइट खनन में भी रॉयल्टी कम कर दी गई, जिससे 21.51 लाख की हानि हुई। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि झारखंड में लघु खनिजों के पट्टा प्रबंधन में नियमों की अनदेखी, पारदर्शिता की कमी और राजस्व चोरी जैसे गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। खनिजों का बिना चालान के परिवहन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खनन गतिविधियां चलाना प्रशासनिक निगरानी की विफलता को दर्शाता है, झारखंड की अव्वल सरकार की विफलता को दर्शाता है। बाकी आप इसको किस नज़र से देखते हैं, इस पर निर्भर करता है कि इस पर आने वाले समय में लगाम लगेगा या नहीं। लेकिन एक रास्ता पेशा नियमावली के माध्यम से बनता तो ज़रूर है। इस नियमावली को जितना जल्दी राज्य में लागू किया जा सकेगा, उतना अवैध कारोबार में लगाम लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबों को धन्यवाद। जोहार।